हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू परिणाम कोचिंग सेंटर। इंग्लिश की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का पूरा स्वागत है। ठीक, हम लोग लास्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको क्लास ख़त्म करते समय कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ओके। ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई दिया हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है? तो पहचान बहुत ही सिंपल है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, या तो वहाँ पे क्या आएगा डिड, या फिर क्या आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है ना, या तो क्या यूज़ किया जाएगा डिड, या फिर क्या यूज़ किया जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये जो डिड है ये नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑलराइट, और जब डिड का प्रयोग होता है तब वहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ किया जाता, तब वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी। ऑलराइट, तो ये तो हो गई पहचान की बात कि ये दोनों आने से हम लोग पहचानेंगे कि कोई दिया हुआ सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब हम ये देखते हैं कि इसके यूज़ क्या हैं। ठीक है ना, तो इसके जो है दो यूज़ हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के दो यूज़ हैं। पहला तो ये क्या बात करता है, फिनिश्ड एक्शन की। किसकी बात करता है? फिनिश्ड एक्शन की। ठीक है ना, अब आप में से कई स्टूडेंट्स ये सवाल पूछेंगे कि सर आपने लास्ट क्लास में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था वहाँ पर भी फिनिश्ड एक्शन की आप बात कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर भी आप फिनिश्ड एक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई दिया हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, या फिर किसी फिनिश्ड एक्शन की बात अगर हमें करनी है तो उसको हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। आप थोड़ा सा रिकॉल करिए जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो फिनिश्ड एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम से कनेक्टेड होता है। समझ गए ना, प्रेजेंट टाइम से कनेक्टेड होता है तभी वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी फिनिश्ड एक्शन की बात करेगा, लेकिन वो फिनिश्ड एक्शन किससे कनेक्टेड होगा? पास्ट टाइम से कनेक्टेड होगा, वह प्रेजेंट टाइम से कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसको फिनिश्ड एक्शन which is connected to past time। समझ गए ना, which is connected to past time, प्रेजेंट टाइम से नहीं, पास्ट टाइम से कनेक्टेड होगा। ठीक है ना, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि so far आ जाने पर, yet आ जाने पर, वह जो है प्रेजेंट सिचुएशन से कनेक्ट है, प्रेजेंट टाइम से कनेक्ट है, इसलिए वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ उस तरह के एडवर्ब्स नहीं आएंगे, यहाँ पे कुछ दूसरे एडवर्ब्स आएंगे जो उस सेंटेंस को पास्ट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, वो एडवर्ब्स कौन से भी आगे देखते हैं, लेकिन अभी हम इसका एक दूसरा यूज़ भी देख लेते हैं। इसका सेकेंड यूज़ भी है। ठीक है, क्या है सेकेंड यूज़? हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ जो है कोई पास्ट की हैबिट या हॉबी दिखाने के लिए भी करते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? पास्ट हैबिट या फिर हॉबी, नेचर, ऐसा कुछ भी आप जो है इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिखा सकते हैं। अभी नहीं करता है वो, पहले वैसा करता था। समझ गए ना, राइट? तो ये चीज़ें हो गई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम लोग फिनिश्ड एक्शन के लिए करेंगे जो कि पास्ट टाइम से कनेक्टेड होगा, या फिर कोई पास्ट की हॉबी, हैबिट, ये सब दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑलराइट, ओके। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो यहाँ पर मैंने आपको ये लिखा कि ये पास्ट टाइम से कनेक्टेड होगा, तो ये कौन से वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को दिखाते हैं कि ये पास्ट टाइम से कनेक्टेड है? ठीक है, तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं, ये एडवर्ब्स आने पर वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। ऑलराइट, कौन से एडवर्ब्स हैं ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप सभी इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, जैसे आ जाए क्या, लास्ट के साथ क्या आ जाए, कोई इस तरह का टाइम, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, या फिर लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट नाइट। समझ गए ना, लास्ट समर, राइट, लास्ट विंटर, इस तरह के वर्ड्स आने पर लास्ट माने क्या हो गया? पिछला। पिछला क्या है? प्रेजेंट की बात है कि पास्ट की बात है?
पास की बात होगी। तो इस तरह के एडवर्ब्स अगर आएंगे तो वह कौन से टेंस में लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कभी कभी कुछ ऐसे भी एडवर्ब आते हैं, जैसे लिखा हो गया अ फ्यू, ठीक है ना, या फिर अ फ्यू के साथ लिखा हो क्या अ फ्यू सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज। समझ गए ना, ऐसे कोई भी वर्ड आ जाए और उसके साथ क्या लगा हो अ फ्यू की जगह कभी कभी नंबर भी लिखा हो सकता है। ठीक है ना, नंबर क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ऐसे तमाम। 1 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए 1 रहेगा तो ये सारे क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। 1 मिनट होगा तब 1 मिनट्स नहीं होगा, 1 आवर होगा 1 आवर्स नहीं होगा। समझ गए ना, राइट। तो ये चीज हो गई, ये एडवर्ब्स भी। और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा होगा, एगो। क्या लिखा होगा, एगो या फिर बैक। समझ गए ना, क्या लिखा होगा, एगो या फिर बैक। ठीक है ना, अ फ्यू आवर्स एगो, अ फ्यू ईयर्स एगो, अ फ्यू ईयर्स बैक, अ फ्यू मंथ्स बैक, 2 days एगो। समझ गए ना, 3 weeks बैक, इस तरीके से वहां पर आएगा। ऑलराइट, अब ये बैक या एगो की बात कर रहे हैं, तो बैक या एगो क्या की बात कर रहा है, ये पास्ट से कनेक्ट करता है कि प्रेजेंट से कनेक्ट करता है, पास्ट से कनेक्ट करता है। तो इसलिए ये एडवर्ब्स आने पर वहां पर हमें कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा वहां पर कुछ इस तरह के एडवर्ब्स भी आ सकते हैं, जैसे कि इन 2006, इन 1949, ऐसे कुछ भी। समझ गए ना, या फिर वंस अपॉन अ टाइम, या फिर आ सकता है क्या, लॉन्ग एगो, राइट। तो इस तरह के एडवर्ब्स आने पर सेंटेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस को पास्ट से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, पास्ट से, प्रेजेंट से नहीं कनेक्ट करते। ठीक है ना, ये एडवर्ब्स आने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्ब है जो मैंने लिखा नहीं है, वो है क्या, यस्टरडे। समझ गए। अब आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस कहूं कि आई हैव पास्ड दिस एग्जाम इन 2012। सपोज एक सेंटेंस आ गया, आई हैव पास्ड दिस एग्जाम इन 2012। ठीक है ना। अब पढ़ने में, बोलने में ये सेंटेंस हमको क्या लगता है, एकदम सही लगता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं कई बार, तो ग्रामर का वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ जो है फ्लुएंसी मेंटेन करते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आप इस तरह का सेंटेंस बोलते हों या लिखते हों, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, अब इसके रॉन्ग होने की बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, आइए समझते हैं क्या है वो वजह। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इस सेंटेंस के टेंस को पहचानिए। यहाँ पर हैव लगा हुआ है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना। हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं, जब काम खत्म हो गया हो और सिचुएशन किससे कनेक्टेड हो, प्रेजेंट से। यहाँ पे एग्जाम के पास होने की बात हो रही है, यानी एग्जाम पास करने का काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है ना, इस वजह से आपको हो सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक लग रहा हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने के लिए सिचुएशन को प्रेजेंट से कनेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे कब की बात हो रही है, 2012 की बात हो रही है। 2012 प्रेजेंट है क्या, ये तो 2020 है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रेजेंट से कनेक्ट ना होकर किससे कनेक्टेड है, पास्ट से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, पास्ट से। और इस वजह से यहाँ पर जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करेंगे, चूंकि काम खत्म है और सिचुएशन पास्ट से कनेक्टेड है। इसलिए यहाँ पर हमें कौन सा टेंस लिखना चाहिए, अभी मैंने क्या बताया था, सिचुएशन कोई एक्शन खत्म हो और वह जो है पास्ट से कनेक्टेड हो, तो कौन से टेंस में लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आई हैव पास्ट के बजाय हमें सिंपली क्या लिखना चाहिए था, आई पास्ड दिस एग्जाम इन 2012। ऑलराइट,
और भी एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस आपसे कहूँ कि he hasn't slept well last night। बताइए ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? He hasn't slept well last night, पिछली रात वह ठीक से सो नहीं सका। बोलिए, शाबाश, कोशिश करिए। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? वह रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यह कौन सा टेंस में है? यहाँ पर हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है ना। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इस वजह से ये जो सेंटेंस है वो क्या है? रॉन्ग है। अब इसमें रॉन्ग क्यों हो गया ये? ठीक है, रॉन्ग क्यों हो गया बताइए? क्योंकि यहाँ पर क्या आया हुआ है? लास्ट नाइट आया हुआ है। क्या आया हुआ है? लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या कर रहा है? सिचुएशन को प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहा है या पास्ट से कनेक्ट कर रहा है? अगर मैं लास्ट नाइट की बात करता हूँ तो अभी इस रात की बात करूंगा या फिर जो रात बीत गई उसकी बात करूंगा? जो रात बीत गई यानी वो पास्ट सिचुएशन हो गया। पास्ट सिचुएशन हो गया तो काम खत्म हो और पास्ट से कनेक्टेड हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो यहाँ पर हैजंट स्लेप्ट के बजाय हमें क्या लिखना चाहिए था? ही डिडंट, ठीक है ना। डिड नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, तो अब यहाँ पे डिड का यूज होगा, डिड नॉट। और जब डिड लग जाएगा तो हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समझ गए ना। अब यहाँ पे डिड हमने क्यों लगाया? ठीक है, वो इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है और नॉट लगा हुआ है। नॉट लगाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब डिड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डिड लगाया। और लास्ट सेंटेंस में नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि वो सेंटेंस अफर्मेटिव था, तो वहाँ पे सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर दिया हमने, ठीक है। तो ही डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर ये कहा जाए क्या, शी हैड bought this house in 1959। सपोज एक सेंटेंस आ गया, बताइए ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? शाबाश, कोशिश करिए। देखिए, आप में से कई स्टूडेंट्स को ये सेंटेंस सही लग रहा होगा, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अच्छा, अब सही क्यों लग रहा होगा पहले इसकी बात कर लेते हैं। सही इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी हमने पीछे से जो लॉजिक समझा उससे ये समझा कि यहाँ पर क्या आया हुआ है? यहाँ पर आया हुआ है 1959 और 1959 प्रेजेंट तो है नहीं, पास्ट है। आई बात समझ में? तो और यहाँ पर हैड लगा हुआ है, तो हैड का यूज़ हम लोग पास्ट टेंस में ही करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हैड का यूज़ पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन पास्ट के 4 टेंस होते हैं, आप सभी जानते होंगे। इंडेफिनिट जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस एक होता है और एक होता है क्या? पास्ट परफेक्ट। तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आया हो तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और किसी पास्ट इवेंट को शो करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। देखिए, समझिए, इसको टाइम लाइन समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये आपकी एक टाइम लाइन हो गई, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट, ठीक है। ये आपका चला जा रहा है फ्यूचर, ठीक है। और ये हो गया क्या आपका? पास्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो गया क्या? पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ ये समझ लीजिए कि कोई भी सेंटेंस जो आपको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ या एग्ज़ाम में आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है या किसी भी नोटबुक में आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, तो आप हमेशा ये मानकर चलिए कि वो सेंटेंस आपसे अभी बोला गया है, ठीक है ना। इस चीज़ को अगर आप पकड़ के रखेंगे, ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, तभी आप जो है टेंस के क्वेश्चंस को जो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कोई भी बात, चाहे वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी बात क्यों ना हो,
ठीक है। अगर वो सेंटेंस के रूप में आपको कहीं पर मिलता है तो आप हमेशा यही समझिए कि वो बात कब कही गई आपसे, अभी कही गई। जैसे कि अगर मैं आपसे एक सेंटेंस कहूँ कि डायनासोर्स जो है वो धरती पर आज से 10 करोड़ साल पहले ख़त्म हो गए थे। अब कितने करोड़ साल पहले ख़त्म हो गए थे मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 10 करोड़ साल, ठीक है ना, इसको फैक्ट मत मान लेना, ठीक है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि डायनासोर्स धरती पर 10 करोड़ साल पहले ख़त्म हो गए थे, तो 10 करोड़ जो है 10 करोड़ साल पुरानी बात है ना। और मैंने बोला कब? मैंने बोला अभी। कब बोला मैंने? अभी। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया को स्वतंत्रता 1947 में मिल गई थी, ठीक है, तो ये बात 1947 की है, लेकिन मैंने बोला कब? अभी। समझ गए मेरी बात को? तो चाहे कितनी हजार करोड़ साल पुरानी बात क्यों ना हो, वह कब कही जाती है आपसे? अभी। इज इट क्लियर? तो ये जो सेंटेंस मैंने आपको लिखा है, शी हैड बॉट दिस हाउस इन 1959, ठीक है ना, ये बात मैंने कब बोली आपसे? अभी। अभी यानी क्या? अभी यानी क्या? प्रेजेंट। अभी मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट। समझ गए मेरी बात को? इज इट क्लियर? कोई भी बात आपसे कब कही जाती है? अभी, ठीक है। चाहे वो पास्ट टेंस की हो, चाहे प्रेजेंट टेंस की हो, चाहे फ्यूचर टेंस की हो। फ्यूचर टेंस की बात कब कहूंगा मैं? अभी। जैसे अगर मैं कहूं कि कल मैं आपको परफेक्ट टेंसेस पढ़ाऊंगा, तो ये बात फ्यूचर की है और मैंने बोली कब? अभी। समझ गए मेरी बात को? कोई भी फ्यूचर का इवेंट से रिलेटेड सेंटेंस हो, या फिर प्रेजेंट से रिलेटेड सेंटेंस हो, या फिर किसी पास्ट इवेंट से रिलेटेड सेंटेंस हो, वो सेंटेंस बोला कब जाता है? अभी। अगर आपको कहीं लिखा मिल गया है तो वो भी आप पढ़ कब रहे हैं? अभी। कोई आपसे बोल रहा है तो सुन कब रहे हैं? अभी। समझ गए ना? इज इट क्लियर? तो इस चीज़ को समझ जाइए। तो ये मैंने जो सेंटेंस बोला, आई हैड बॉट दिस हाउस इन 1959, मैंने कब बोला? अभी। अभी मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट। इज इट क्लियर? अब प्रेजेंट में क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है, और बात कब की हो रही है? 1959। यानी हम लोग प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं, प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं। समझ गए ना? तो प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो वहां पे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं यूज किया जाएगा। समझ गए ना? प्रेजेंट से पास्ट में जाने पर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स में यही चीज है, ठीक है। अभी क्या है? ठीक है, अभी जो है प्रेजेंट है, और बात कब की हो रही? लास्ट नाइट, ठीक है। तो लास्ट नाइट जो भी होगी वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। समझ गए ना? उसी तरह से हमने जो है पिछले सेंटेंस में एक एग्जांपल लिया था। क्या लिया था? आई हैव पास दिस एग्जाम इन 2012, ठीक है। यहाँ 2012 की बात हो रही है, तो अगर मैं इसको टाइम लाइन पे शो करूँ तो अभी क्या है? 2020 है, और अभी से क्या हो जाएगा? 2012। तो प्रेजेंट से पास्ट, कोई भी इवेंट जो प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा है वह कौन से टेंस में लिखा जाता है? वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसको अच्छी तरह से समझ जाइए आप सभी। हम प्रेजेंट से पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। फिर सवाल उठता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज किया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस वहां यूज किया जाता है जहां हम पास्ट से पास्ट में जाते हैं। समझ गए ना? प्रेजेंट से पास्ट में नहीं, पास्ट से पास्ट में। यानी अगर यहाँ 2012 से पहले की भी बात हो रही होती, मतलब हम 2012 की भी बात करते और उससे पहले भी किसी इवेंट की बात करते, तो इससे पहले जिस इवेंट की हम बात करेंगे वह पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। उसी तरह से जैसे यहाँ पे 1959 की बात हो रही है तो यह तो प्रेजेंट से पास्ट में गया, लेकिन अगर 1959 की भी बात हो रही है और उससे पहले की भी कुछ बात हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाएगा जो इससे पहले की बात करेगा। समझ गए ना? तो पास्ट से भी पहले की जो बात होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट ऑफ पास्ट। और वहाँ पर कौन सा टेंस आता है? वहाँ पर आता है पास्ट परफेक्ट। क्या आता है? पास्ट परफेक्ट, जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा इसमें एरर क्या है। चूंकि अभी सिचुएशन प्रेजेंट की है, ये सेंटेंस मैंने कब बोला? प्रेजेंट में। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख लीजिए कि कोई भी सेंटेंस जो आपको एग्जाम में मिले, क्वेश्चन पेपर में, या फिर यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या फिर कोई आपसे बोले, या फिर आप किसी मैगजीन में पढ़ें, किसी बुक में पढ़ें, किसी न्यूज़पेपर में पढ़ें, कहीं पर भी पढ़ें, वो चाहे कितनी भी पुरानी बात क्यों ना हो, आपके सामने कब आई है?
प्रेजेंट में, समझ गए ना। तो आप हमेशा उसको प्रेजेंट के हिसाब से ही कंसीडर करके करेंगे, समझेंगे, तभी आप जो है उसमें एरर सर्च कर पाएंगे। तो सिचुएशन, ये बात मैंने कब बोली, प्रेजेंट में। भले उसने 1959 में बताया खरीदा, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको कि ये मकान उसने 1959 में खरीदा था। कब बताया मैंने? अभी बताया ना। तो प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं, राइट, प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, शी बॉट दिस हाउस इन 1959, और ये सेंटेंस आपका क्या था, गलत था। समझ गए? आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो और एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, देखिए, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ कि कविता had married Kabir in 1994। सपोज एक सेंटेंस मैंने आपसे कहा, कविता हैड मैरिड कबीर इन 1994। अब ये जो सेंटेंस है ये कब की बात कर रहा है बताइए, ठीक है। आइए टाइमलाइन समझ लेते हैं। ये हो गया प्रेजेंट, सेंटेंस मैंने कब से कहा, प्रेजेंट में। ये हो गया पास्ट, ठीक है, सेंटेंस मैंने कब से कहा, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट क्या है, 2020 ईयर चल रहा है, और 2020 से हम कब की बात कर रहे हैं, 1994 की बात कर रहे हैं। 1994 से पहले की तो बात नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ पे सेंटेंस मैंने कब बोला, अभी, और अभी से हम कब की बात कर रहे हैं, 1994 की, यानी प्रेजेंट से हम पास्ट में जा रहे हैं। 1994 का रेफरेंस देके उससे पहले की तो कोई बात नहीं हो रही है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा टेंस होना चाहिए, पास्ट इन्फिनिट होना चाहिए। पास्ट इन्फिनिट होना चाहिए, तो यहाँ पर हैड मैरिड के बजाय क्या होना चाहिए था, मैरिड। कविता मैरिड कबीर इन 1994, और ये सेंटेंस आपका क्या था, रॉन्ग था, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि she had arrived here a few hours ago. She had arrived here a few hours ago. अब ये जो सेंटेंस है इसको भी आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया a few hours ago। तो सेंटेंस मैंने कब कहा, आइए टाइमलाइन समझ लेते हैं। सेंटेंस मैंने कब कहा, प्रेजेंट में। तो ये हो गया, मैंने अभी आपसे सेंटेंस कहा, ठीक है। और बात कब की हो रही है, अभी से कुछ घंटे पहले की, ठीक है ना। अभी से कुछ घंटे पहले की, a few hours, राइट, एगो, a few hours ago। तो अभी से कुछ घंटे पहले की बात हो रही है, तो कौन से टेंस में होना चाहिए था, पास्ट इन्फिनिट टेंस में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो रॉन्ग है। हैड अराइव्ड के बजाय हमें लिखना चाहिए था अराइव्ड। क्या आएगा, अराइव्ड आएगा। समझ गए मेरी बात को? तो आप हमेशा इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कोई भी सेंटेंस आपसे प्रेजेंट में कहा जाता है, अगर प्रेजेंट से हम पास्ट में जा रहे हैं तो पास्ट इन्फिनिट टेंस, और पास्ट का रेफरेंस देके उससे पहले की कुछ बात होगी तो तब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अभी आगे करेंगे हम लोग एग्जाम्पल, तो समझेंगे। अभी तो फिलहाल मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब हम लोग कुछ जो है कंबाइंड एग्जाम्पल्स लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट इन्फिनिट का, ठीक है ना, ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हमारे मन में ना रह जाए, है ना। तो इसके लिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वह यह बताता है कि कोई काम खत्म हो गया है, लेकिन उसको हम प्रेजेंट से जोड़ रहे हैं। और जो पास्ट इन्फिनिट टेंस होता है वो ये बताता है कि कोई काम खत्म हो गया है और उसको हम पास्ट से जोड़ रहे हैं, उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक। अब अगर ये दो बातें आपके समझ में अच्छी तरह आ गई हैं, तो जो भी एग्जांपल्स मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ आपको, आप सभी फटाफट क्या करेंगे, उसको समझ लेंगे।
ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि या एक चीज़ जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अगर ये कहा जाए कि आई हैव eaten, आई हैव eaten एक सेंटेंस ये है, और आई ate एक सेंटेंस ये है। ठीक है ना, आप में से कोई मुझे बता सकता है कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सेंटेंस सही है? शाबाश, कोशिश करिए। यस, देखिए ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों एक ही चीज़ को शो कर रहे हैं कि खाने का काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। समझ गए ना, खाने का काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। और सेंटेंस दोनों ही सही हैं। ठीक है, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर खाने का काम पूरा हो चुका है, अगर हमें ये बात कहनी है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहेंगे या पास्ट इनफिनिट टेंस में कहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टेंस में कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप जिस टेंस में भी कहेंगे उसका अपना एक क्या होगा, कुछ रेफरेंस होगा। ठीक है ना, टाइम को लेकर। राइट, जब मैं ये कहता हूँ आई हैव ईटन, तो मैं उस सेंटेंस को प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहा हूँ, और जब मैं ये कहता हूँ आई एट, तो मैं उस सेंटेंस को पास्ट टाइम से कनेक्ट कर रहा हूँ। समझ गए मेरी बात को? दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं कि खाने का काम पूरा हो गया। समझ गए ना, लेकिन एक सेंटेंस में मैं उसको प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहा हूँ और एक सेंटेंस में उसको पास्ट टाइम से कनेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जब तक कोई टाइम न दिया हो कि प्रेजेंट से कनेक्टेड है या पास्ट से कनेक्टेड है, मतलब आपको कोई इस तरह का रेफरेंस न मिले कि वह जो सेंटेंस प्रेजेंट से कनेक्टेड है या फिर पास्ट से कनेक्टेड है, तो वो भी सही है और ये भी सही है। ठीक है ना, ओके। अब एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अगर ये कहा जाए कि राम didn't do anything yet. राम didn't do anything yet. अब आपके सामने एक सेंटेंस है, सोचकर बताइए ये जो सेंटेंस है ये राइट है कि रॉन्ग है? राम didn't do anything yet, और अगर रॉन्ग है तो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? शाबाश। देखिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। रॉन्ग होने का कारण बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या आया हुआ है, यहाँ पर क्या आया हुआ है, क्या है ये? येट। और ये जो येट है इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में? फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट टिल नाउ। नाउ मीन्स प्रेजेंट। समझ गए ना, ये क्या हो गया आपका? पास्ट का पॉइंट हो गया। तो फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट टिल नाउ, इसके बाद की बात नहीं होती है। ये एक बैरियर लग गया है, इस बैरियर को वो एक्शन क्रॉस नहीं कर सकता, यानी जो भी एक्शन है यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फिनिश्ड एक्शन, एंड दिस फिनिश्ड एक्शन इज कनेक्टेड टू नाउ, दैट मीन्स प्रेजेंट टाइम। तो येट आ जाने से ये जो सेंटेंस है इसमें जिस हम फिनिश्ड एक्शन की बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम से कनेक्टेड है, और प्रेजेंट टाइम से कनेक्टेड है, इस वजह से यहाँ पर पास्ट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, क्योंकि पास्ट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब उस एक्शन जो फिनिश्ड है वो किससे कनेक्टेड हो? पास्ट टाइम से कनेक्टेड हो। तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, यानी यहाँ पर didn't do की जगह हमें क्या लिखना चाहिए? hasn't, और do का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म डन। ये होगा आपका सही सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको दूं कि अगर मैं ये कहूं कि I haven't gone to school yesterday. I haven't gone to school yesterday. चलिए बताइए, कोशिश करिए, राइट है कि रॉन्ग है? I haven't gone to school yesterday. बोलिए, ये सेंटेंस क्या है? गलत है। सवाल उठता है क्यों गलत है? तो जवाब बहुत सिंपल सा है। क्या है जवाब? ये क्या है? यस्टरडे। यस्टरडे सिचुएशन को या उस फिनिश्ड एक्शन को किससे कनेक्ट करता है? पास्ट टाइम से कनेक्ट करता है। और यहाँ पर टेंस कौन सा लिखा है हमने? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट टाइम से कनेक्ट करता है, तो क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। समझ गए ना?
पास्ट टाइम से कनेक्टेड है तो किस में होना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए था। और ये प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा है, अभी आज है और हम कल की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट से पास्ट, इसलिए यहाँ पे हैव एंड गॉन के बजाय क्या होना चाहिए था, चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड, और इसका नॉट लगाएंगे और गॉन का क्या हो जाएगा, गो, डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे। इस तरीके से हम सभी क्या करते हैं, उसमें एरर सर्च कर पाते हैं। ऑलराइट, तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इंग्लिश जो है कोई बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग अगर इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे तब हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन कर पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को तो ध्यान देते ही नहीं, हम तो जो है कहीं स्पीकिंग का कोर्स किए होते हैं, स्पीकिंग का कोर्स करते टाइम आपको ग्रामर पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, वहाँ पर जो है फ्लुएंसी पर जोर दिया जाता है। आपसे कई सारी चीज़ें बार बार आपसे बुलवाई जाएंगी, टंग ट्विस्टिंग कराई जाएगी ताकि आप उसको जो है फ्लुएंटली बोल पाओ, समझ गए ना। लेकिन सही इंग्लिश बोलने के लिए आपको अच्छा ग्रामर आना चाहिए, उसके लिए ये चीज़ है। और हम लोग तो जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए चीज़ें और क्या ज़्यादा क्या हो जाती हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, समझ गए ना। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप पढ़िए और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे अगली कहानी क्या है, अगली कहानी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी, पास्ट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ गए ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है बताइए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। जो पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू हो उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान बहुत सिंपल है, क्या है पहचान, सोचकर बताइए, हमने फर्स्ट क्लास में आपको सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। इसकी पहचान होती है वॉज या वर्ब, और उसके साथ क्या लाता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वॉज या वर्ब और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, समझ गए ना। कौन सा टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर देखिए इसका यूज़ क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है टू शो सम कंटिन्यू एक्शन, ठीक है ना, इन पास्ट टाइम। यानी पास्ट टाइम में किसी एक्शन को दिखाना जो कि कंटिन्यू था, इस समय नहीं कंटिन्यू है, वो पास्ट में कंटिन्यू था, समझ गए ना। जैसे आप मान लीजिए कि अपने किसी फ्रेंड के घर पर गए और आपने उसको बुलाया, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स बाहर आए और उन्होंने बताया कि राहुल सो रहा है, ठीक है, तो आपने उसको जगाया नहीं, आप वापस आ गए। फिर आपके पेरेंट्स ने पूछा क्या हुआ, राहुल से मिले, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं मिला क्योंकि वह सो रहा था। अब ध्यान समझिए, उसका सोना कंटिन्यू था, ठीक है ना, लेकिन आपका वहाँ से होके आ जाना, ये चीज़ क्या हो गई, पास्ट की बात हो गई, यानी उसका सोना पास्ट में कंटिन्यू था। इज इट क्लियर। तो ये चीज़ है, हमेशा ध्यान रखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो यूज़ करते हैं हम लोग ये दिखाने के लिए कि कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू था, इस समय नहीं। इज इट क्लियर। ओके, अब जो है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसमें एरर पूछा जाता है। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे जनरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एडवर्ब्स हैं जिनको आपको समझना होगा कि जिनके आने पर हम वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एडवर्ब्स क्या हैं, देखिए, जैसे आपको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाते समय हमने बताया था प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं ये क्या बात करते हैं, इस समय की बात करते हैं। और इस समय की बात करते हैं तो इस समय हम किसी न किसी काम में क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। लेकिन अगर मैं यही आपसे पूछूं कि इस समय कल आप क्या कर रहे थे, इस समय कल आप क्या कर रहे थे, तो अब आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे क्या, नहीं,
आप कौन से टेंस में लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अगर मैं इस समय की बात करूं, अभी अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आप बोलोगे मैं पढ़ रहा हूं। कौन सा टेंस पढ़ रहा हूं, आप बोलोगे मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहा हूं। ठीक है ना। लेकिन अगर यही चीज मैं आपसे पूछूं कि इस समय कल तुम क्या कर रहे थे, ठीक है, तब आप क्या कहोगे, इस समय कल मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहा था। समझ गए मेरी बात को। तो यहां पर भी इस समय आएगा, लेकिन उसके साथ कुछ पास्ट टाइम दिया होगा। समझ गए ना। तो ये एडवर्ब अगर आए दिस टाइम और उसके साथ कोई क्या लिखा हो, पास्ट टाइम। समझ गए ना। दिस टाइम के साथ क्या लिखा हो, पास्ट टाइम, तो वहां पर कौन सा टेंस बनता है, वहां पर बनता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से कई बार टाइम मेंशन होता है, जैसे कि कल 11 बजे तुम क्या कर रहे थे। समझ गए ना। तो 11 बजे आप किसी काम में क्या होंगे, कंटिन्यू होंगे। ठीक है, यानी कोई टाइम दिया होगा और उसके साथ भी कोई पास्ट टाइम। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहेंगे कि ये टाइम और यहाँ पे टाइम ये क्या है, तो अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। समझ गए ना कि क्या है। कोई टाइम मेंशन हो, जैसे कि मैंने कहा 11 बजे, ठीक है ना, 11 बजे, ये क्या हो गया, एक टाइम हो गया। और पास्ट टाइम कल, यस्टरडे। समझ गए ना। तो कल 11 बजे तुम क्या कर रहे थे, तो 11 बजे तुम किसी काम में कंटिन्यू रहे होगे, इसलिए कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे। और सिचुएशन कब की है, यस्टरडे की, पास्ट की, क्योंकि यहाँ पास्ट टाइम आ गया है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, तो इस तरह के एडवर्ब्स आने पर आप वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे। कौन सा टेंस यूज करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वहां कोई प्रेजेंट टेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि दिस टाइम yesterday, I talked to Mohan. This time yesterday I talked to Mohan. Suppose ये सेंटेंस आ गया। अब आप ये कहें, आप में से कई बच्चे ये समझेंगे कि अभी पीछे मैंने बताया था कि यस्टरडे आ जाने पे सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होना चाहिए, और यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और वो ये कहेंगे कि सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, वो गलत इस वजह से है कि यस्टरडे तो आया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये क्या रेफरेंस दे रहा है, ये रेफरेंस दे रहा है एक पास्ट टाइम का। और यहाँ पर आया क्या, दिस टाइम। दिस टाइम जब भी आएगा वहाँ पर हम लोग किसी एक्शन में कंटिन्यू रहते हैं। दिस टाइम का मतलब क्या होता है, इस समय। इस समय मैं आज भी अभी की बात कर सकता हूँ, इस समय मैं कल की बात कर सकता हूँ, इस समय मैं फ्यूचर की भी बात कर सकता हूँ। समझ गए ना। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा, बस वहाँ पे पास्ट टाइम की जगह क्या लिखा होगा, कोई फ्यूचर टाइम, वो अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है ना। तो दिस टाइम यस्टरडे आई टॉक्ड टू मोहन। दिस टाइम यस्टरडे आ गया है, जिसकी वजह से कल इस समय की बात हो रही है, और कल इस समय हम किसी काम में कंटिन्यू थे। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिनिश्ड एक्शन की बात कर रहा है, तो कल इस समय हम किसी काम में कंटिन्यू रहे थे। समझ गए ना, वहाँ फिनिश्ड एक्शन की बात नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पे टॉक्ड टू के बजाय हमें क्या लिखना चाहिए था, आई वॉज टॉकिंग। समझ गए ना, आई वॉज टॉकिंग टू मोहन। गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूं कि दिस टाइम प्लस पास्ट टाइम के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। जैसे कि अब अगला एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि लास्ट Sunday at 11 a.m. I drove to the PVR cinema. बताइए ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है। लास्ट संडे एट 11 AM
आई ड्रोव टू PVR सिनेमा। आप में से कई स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट संडे आ गया है। और लास्ट संडे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि लास्ट संडे, लास्ट मंडे, इस तरह के एडवर्ब्स वगैरह आ जाते हैं तो उसको हम कौन से टेंस में यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अब आपको आगे एक चीज़ समझनी है कि लास्ट संडे आया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ? एट 11 AM, ठीक है ना, कोई टाइम दिया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पर हम किसी काम में क्या रहते हैं? कंटिन्यू रहते हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जैसे अभी बज रहे हैं कितने? अभी बज रहे हैं, मैं आपको टाइम बताता हूँ। अभी बज रहे हैं जो है सपोज 2:30। अब अगर 2:30 बज रहे हैं तो 2:30 पर आप किसी काम में कंटिन्यू है ना। अब यही चीज़ आपसे कल कोई पूछे कि कल आप 2:30 पे क्या कर रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? कल 2:30 पर मैं इंग्लिश की क्लास ले रहा था, है ना। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को आप सभी अच्छे से समझ जाइए। तो लास्ट संडे तो आया हुआ है, ये पास्ट टाइम हो गया, और ये एट 11 हो गया, ये कोई टाइम हो गया, यानी उस पर्टिकुलर टाइम पे हम किसी एक्शन में कंटिन्यू रहते हैं। और चूँकि ये पास्ट की बात है तो पास्ट में कंटिन्यू थे, और पास्ट में कंटिन्यू थे तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं हो सकता है। वहाँ पर क्या होना चाहिए था? पास्ट इन कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट नहीं। तो आई वॉज ड्राइविंग टू द PVR सिनेमा, ये होगा आपका सही सेंटेंस। समझ गए ना? ओके, मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो इन सभी चीज़ों को आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, फिर जो है मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे की स्टोरी क्या है टेंस के बारे में? अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले समझ लीजिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी जरूरी है। अगर सिर्फ हैड आया है लेकिन उसके बाद कोई नाउन आया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ गए मेरी बात को? वो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसको कहेंगे। पास्ट परफेक्ट होने के लिए हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी जरूरी है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में समझाया था, ठीक है ना। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ क्या होता है भाई? क्या होता है इसका यूज़? ठीक है ना, इसका यूज़ होता है टू शो अ फिनिश्ड एक्शन, टू शो अ फिनिश्ड एक्शन, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन स्टार्ट हो रहा हो कि सर प्रेजेंट परफेक्ट भी फिनिश्ड एक्शन के लिए, पास्ट इंडेफिनिट भी फिनिश्ड एक्शन के लिए, पास्ट परफेक्ट भी फिनिश्ड एक्शन के लिए, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वहाँ कौन सा टेंस होना चाहिए इन तीनों में से? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पास्ट परफेक्ट भी फिनिश्ड एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में क्या बताया हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट फिनिश्ड एक्शन की बात करता है तब जब उस एक्शन को प्रेजेंट टाइम से जोड़ा जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट फिनिश्ड एक्शन की बात करता है तब जब उस एक्शन को किसी पास्ट टाइम से जोड़ा जाएगा। और पास्ट परफेक्ट भी फिनिश्ड एक्शन की बात करता है, ठीक है ना, लेकिन कब? शो अ फिनिश्ड एक्शन बिफोर अ पास्ट एक्शन। समझ गए ना? किसी फिनिश्ड एक्शन की बात करें जो किसी पास्ट एक्शन से पहले हो गया हो। इज इट क्लियर? ये एक ऐसे फिनिश्ड एक्शन की बात करेगा जो किसी पास्ट एक्शन से पहले हो गया हो, यानी यहां पे दोनों टेंस आएगा। जनरली हम पास्ट परफेक्ट तभी यूज करते ही हैं जब कुछ पास्ट का रेफरेंस दिया होता है, पास्ट का रेफरेंस देके उससे पहले कुछ पूरा होने की बात होगी। समझे मेरी बात को? जैसे कि मैं कहूं कि जब तुम 4 साल के थे,
तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था। अब यहाँ पे आपके सामने एक सवाल उठता होगा कि जब तुम 4 साल के थे, इसका मतलब अभी तो तुम 4 साल के नहीं हो, अभी तुम 19-20 साल के हो गए होगे, ठीक है। तो आपका 4 साल होना कब की बात है, प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है? पास्ट की बात है। और मेरा ग्रेजुएशन उससे पहले पूरा हो गया था, राइट। तो आपके छोटा होने का मतलब 4 साल के होने का, जो कि एक पास्ट का इवेंट है, उसका रेफरेंस देके उससे पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा करने की बात करी। तो अब ये जो मेरा ग्रेजुएशन पूरा होने की बात होगी, ये कब की बात हो गई? ये पास्ट की बात हो गई, सॉरी पास्ट ऑफ पास्ट की बात हो गई। समझ गए ना? आइए इसको थोड़ा सा टाइमलाइन से समझ लेते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। ये हो गया प्रेजेंट टाइम, इधर आ गया आपका फ्यूचर, फिलहाल अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ गया क्या? पास्ट, पास्ट, और यहाँ पर आ गया आपका पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, कोई भी काम हम लोग, कोई भी सेंटेंस हम लोग कब बोलते हैं? प्रेजेंट में। पीछे मैंने आपको बताया था कोई भी सेंटेंस कब बोला जाता है? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट। समझ गए ना? लेकिन पास्ट का रेफरेंस देके अगर हम उससे भी पीछे जाएंगे तो क्या आता है? पास्ट परफेक्ट। अब इसको हम एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। रोगी मर गया डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है ना? अब ये सेंटेंस मैंने आपसे कहा, ठीक है। अब आइए इसको जो है हम लोग टाइमलाइन पे अच्छे से समझते हैं। ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट, और ये हो गया पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, सेंटेंस मैंने कब बोला? प्रेजेंट में। सेंटेंस मैंने कब बोला? अभी बोला ना, प्रेजेंट में, राइट। अब यहां पर 2 एक्शन है, आप सभी देखिए। एक एक्शन है क्या? डाइड, और दूसरा एक्शन क्या है? केम। ठीक, एक एक्शन है क्या? डाइड, और दूसरा एक्शन क्या है? केम। ये दोनों ही कौन से टेंस में लिखे हुए हैं? पास्ट टेंस में। और पास्ट के कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि वर्ब के सेकंड फॉर्म है। भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। दोनों ही सब्जेक्ट के बाद लिखे हुए हैं, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गए, तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखे हुए हैं। और यहाँ पर एक कंजंक्शन लगा हुआ है, और वो कंजंक्शन क्या है? बिफोर। क्या है ये कंजंक्शन? बिफोर। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और सेंटेंस मैंने कब बोला? प्रेजेंट में। तो अब यहाँ पे चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए। अब इन दोनों एक्शन में आपको ये देखना है कि कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में। समझ गए ना? जो बाद में हुआ होगा वो प्रेजेंट के नज़दीक होगा, ठीक है ना, यानी प्रेजेंट से पहले हो गया होगा, ठीक है, इसलिए उसको किस में लिखा जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जो उससे भी पहले हुआ होगा वो किस में लिखा जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। समझ गए ना? तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचाने कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में। तो बहुत ही सिंपल है, इसको पहचानने का एक तरीका है कि आप जो है व्हेन से क्वेश्चन बनाइए। किससे? व्हेन से। या फिर हिंदी में अगर आप बनाते हैं तो कब से बनाइए। समझ गए ना? क्वेश्चन किससे बनाएंगे? व्हेन से। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ होगी कि क्वेश्चन आपको किस पार्ट को लेकर बनाना है। क्वेश्चन आपको हमेशा मेन पार्ट को लेकर बनाना है, जिसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेन क्लॉज। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज।
और वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको हमेशा किसको लेकर बनाना है, मेन क्लॉज को लेकर, यानी जो कंजंक्शन आया है उसके बाद वाले सेंटेंस को लेकर क्वेश्चन नहीं बनाना है, आपको इस पार्ट को लेकर क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन कैसे बनाना है, व्हेन से या कब से। इंग्लिश में बनाना है तो व्हेन से बनाइए, हिंदी में बनाना है तो कब से बनाइए। तो क्वेश्चन हम बनाएंगे व्हेन डिड पेशेंट डाई, रोगी कब मरा। तो जवाब क्या मिल रहा है, डॉक्टर के आने से पहले। रोगी कब मरा, डॉक्टर के आने से पहले, यानी डॉक्टर अभी नहीं आया था लेकिन रोगी मर चुका था। समझ में आ रही मेरी बात, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। रोगी कब मरा, डॉक्टर के आने से पहले। कब मरा, डॉक्टर के आने से पहले। समझ गए ना मेरी बात को, दो एक्शन की बात हो गई, एक आने की बात हो रही है और एक मरने की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डाई एक्शन है ये उस आने के एक्शन से क्या हो गया, पहले हो गया। अब अगर ये पास्ट में है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, केम, क्योंकि ये प्रेजेंट के नज़दीक है। और ये जो डाई है वो इससे भी पहले है, यहाँ पर क्या आ गया, डाइड। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच जो चीज़ होती है वो क्या होती है, पास्ट परफेक्ट में, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और ये सेंटेंस आपका क्या था, रॉन्ग था। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, अब अगर इसी सेंटेंस में एक छोटा सा बदलाव कर दूं, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। रोगी कब मरा, डॉक्टर के आने के बाद। ठीक है ना, क्वेश्चन बनाइए, सवाल वही है। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने एक चीज़ चेंज कर दी है, क्या, आफ्टर। ठीक है, बाकी वही दो वर्ब हैं, डाइड और केम। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि यहाँ पर दो पास्ट हैं। ठीक है, दो पास्ट हैं, तो इन दोनों पास्ट में पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, यानी कौन सा प्रेजेंट के नज़दीक है और कौन सा जो है पास्ट से पहले है। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही जो हमारा मेन क्लॉज है, ठीक है, उसको लेकर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन किस वर्ड से बनेगा, व्हेन से बनेगा। तो क्या लिखेंगे, व्हेन डिड पेशेंट डाई, रोगी कब मरा। आंसर क्या मिला, डॉक्टर के आने के बाद। समझिए, कब मरा, डॉक्टर के आने के बाद। कब मरा, डॉक्टर के आने के बाद। तो आना पहले हुआ कि मरना पहले हुआ, सोचिए। पहले आना हुआ, फिर उसके बाद मरना हुआ। यानी इस सेंटेंस में, ठीक है ना, ये एक नंबर एग्जाम्पल की बात हो गई। अगर हम दो नंबर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है ना, तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट से पहले क्या है, डाई है। क्या है, डाई। और इससे पहले क्या है, केम है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर ये जो है डाई पहले, डाई जो है वो बाद में हुआ और आना पहले हो गया। तो अगर ये एक्शन, इसका मतलब इसके पहले हो गया। अगर ये एक्शन इसके पहले हो गया तो ये पास्ट में है, तो ये जो है किस में होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट में, यानी क्या होना चाहिए था, हैड का। समझ गए मेरी बात को, बहुत ही सिंपल है। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। सबसे पहले तो जब दो सेंटेंस इस तरह के कंजंक्शन से जोड़कर दिए गए हों, किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और दोनों अगर पास्ट में हो, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ है और कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। ठीक है, दोनों पास्ट में हो तब। अब जब दोनों पास्ट में है तो आप जब ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दोनों में से एक एक्शन पहले हुआ है और एक एक्शन उसके बाद हुआ है, तो जो एक्शन पहले हुआ है वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो एक्शन पहले हुआ है। तो उसके पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन बनाना है मेन क्लॉज को लेकर, यानी उस कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस आया है उसको लेकर क्वेश्चन नहीं बनाना है। आपको क्वेश्चन बनाना है जो मेन क्लॉज है, ठीक है ना, उसको लेकर क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन कैसे बनाना है, व्हेन से या कब से। व्हेन डिड पेशेंट डाई, रोगी कब मरा, डॉक्टर के आने के बाद, यानी मरना हुआ आने के बाद। तो मरना बाद में हुआ और आना पहले हुआ, तो दोनों पास्ट में हैं, लेकिन ये ज़्यादा पहले हो गया, ये पहले हो गया, तो इसलिए इसको किस में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में अच्छी तरह से आ गई होंगी। ठीक है, ओके।
अब हम लोग थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इसकी एक ट्रिक है उसको रट के रख सकते हैं। वो क्या है, जैसे कुछ कंजंक्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बिफोर और बाय द टाइम, आफ्टर, अनटिल। ठीक है ना, ये ट्रिक है जो मैं इन कंजंक्शंस के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन कई बार कंजंक्शंस नहीं आते हैं, तब भी आपको ऐसे ही पहचानना है। समझ गए ना, बिफोर और बाय द टाइम, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना, और जो मेन क्लॉज होगा इनके साथ में वो आएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है ना, और आफ्टर और अनटिल इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ वाले क्लॉज में यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और यहाँ पर क्या आएगा, जो मेन क्लॉज है पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए और चाहे तो आप इसको याद कर लीजिए, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। और कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी इस तरह के सेंटेंस आए तो आप वहाँ क्वेश्चन बनाइए व्हेन से। ठीक है ना, व्हेन से, या अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप कब से क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हेन डिड समथिंग हैपन। तो जब आपको उत्तर मिल जाएगा तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से जो है आपको कौन से पार्ट में चेंजेस करने, कौन सा पार्ट पास्ट इन्फिनिट में रहेगा और कौन सा पार्ट पास्ट परफेक्ट में रहेगा। जो काम पहले हो गया पास्ट से वो हो गया पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ओके। तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि द judge didn't give decision until he studied the case। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है मैंने, द जज डिडंट गिव डिसीजन अंटिल ही स्टडीड द केस, तो ये सेंटेंस राइट है या फिर रॉन्ग है, बताइए। बताइए, कोशिश करिए। अब अगर आप इस ट्रिक को पकड़ते हैं तब तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि सर यहाँ पर अनटिल आया हुआ है। क्या आया हुआ है, अनटिल। और अनटिल के बाद वाले क्लास में कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट आता है। तो यहाँ पे स्टडीड के बजाय क्या कर दो आप, हैड स्टडीड कर दो, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बात तो आप सभी ने बिल्कुल सही कही है। ठीक है, लेकिन इसको आइए हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं, जो ही मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, दो सेंटेंस है। एक है द जज डिडंट गिव डिसीजन, ठीक है ना, यानी एक वर्ब यहाँ पर क्या है, डिडंट गिव, और एक दूसरा वर्ब यहाँ पर क्या है, स्टडीड, राइट, जो अंटिल के बाद लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, व्हेन से। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डिड
द जज गिव डिसीजन, जज ने डिसीजन कब दिया, तो उत्तर क्या मिला, केस पढ़ लेने तक, ठीक है ना, जब तक नहीं पढ़ा था तब तक नहीं दिया, यानी केस पढ़ लेने पर डिसीजन दिया, यानी पहले केस पढ़ा तब डिसीजन दिया ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो केस पढ़ने का काम क्या हो गया, पहले हो गया, और डिसीजन देने का काम क्या हो गया, बाद में। तो दोनों ही चीज़ें पास्ट में हैं, लेकिन एक चीज़ पहले है, एक चीज़ बाद में। तो जो चीज़ पहले हो गई वो किस में जाएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगला एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या कि अगर ये कहा जाए कि सॉरी, द ट्रेन started before I reached the station। बताइए, द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन चालू हो गई इससे पहले कि मैं स्टेशन पहुंचता, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि इसमें ये सेंटेंस पूरा सही है कि गलत है। तो आप अगर इस ट्रिक को पकड़ते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, ये सेंटेंस तो गलत है, इसमें गलती क्या है। इसमें गलती है कि यहाँ पे जो है बिफोर आया है, तो बिफोर से पहले वाला जो क्लॉज होता है, यानी जो मेन क्लॉज होता है, उसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। यानी यहाँ पे स्टार्टेड के बजाय आप क्या लिख दो, हैड स्टार्टेड। क्या लिखना है, हैड स्टार्टेड। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सॉरी, हैड स्टार्टेड, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि यहाँ पे हैड स्टार्टेड आ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही सिंपल है कि हमें क्या करना है, व्हेन से क्वेश्चन बनाना है। तो ट्रेन कब छूटी, व्हेन डिड द ट्रेन स्टार्ट, ट्रेन कब छूटी। तो जवाब क्या मिला, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच द स्टेशन। इसका मतलब स्टेशन पहुंचने का काम बाद में हुआ, ट्रेन छूटने का काम पहले हो गया। तो दोनों ही पास्ट में हैं, ये भी पास्ट में वो भी पास्ट में, लेकिन ये एक्शन इस पास्ट से क्या है, पहले है। तो पास्ट से पहले जो होता है वो किस में लिखा जाता है, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल है इसका लॉजिक। एक बार अगर आप समझ गए तो पास्ट परफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, आगे अगला एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे एक सेंटेंस कहूं कि गणेश told me her name after she left। चलिए बताइए इसका आंसर। गणेश told me her name after she left। देखिए, अगर आपने खुद से कोशिश कर ली हो तो अब यहां पर नजर डालिए। गणेश टोल्ड मी हर नेम आफ्टर शी लेफ्ट, यहां पर दो वर्ब है, एक वर्ब है क्या, लेफ्ट, और एक वर्ब है क्या, टोल्ड। अगर हम पीछे वाली ट्रिक का इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर आपको पता है कि आफ्टर के बाद वाले क्लॉज में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है, ठीक है। तो आप जो है तुरंत कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है क्या कर दीजिए, हैड लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कही कि यहाँ पर हैड लेफ्ट कर दूं मैं। लेकिन अगर हम इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा तरीका वही है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस मेन क्लॉज को लेकर क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे, व्हेन डिड गणेश टेल मी हर नेम, गणेश ने मुझे उसका नाम कब बताया। तो उत्तर क्या मिला, आफ्टर शी लेफ्ट, यानी उसके जाने के बाद। तो पहले नाम बताया या पहले वो गई, पहले वो गई ना, तब गणेश ने उसका नाम बताया ना, समझ गए मेरी बात को।
तो ये काम पहले हुआ, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, लेकिन ये वाला जो पास्ट है उस पास्ट से पहले है, तो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, इसलिए इसको किस में लिखा जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। समझ गए मेरी बात को? बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि बाय द टाइम we reached the cinema and bought tickets comma the show started। अब आपके सामने एक सेंटेंस है ये, बाय द टाइम वी रीच द सिनेमा एंड बॉट टिकट्स कॉमा द शो स्टार्टेड। ठीक है ना? तो बताइए ये सेंटेंस पूरा सही है कि गलत है? ओके, अब आप यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे। क्यों कंफ्यूज हो रहे होंगे? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी बाय द टाइम के साथ, तो यहाँ पर बाय द टाइम बीच में था और यहाँ पर इसके आगे पीछे क्या थे? सेंटेंस थे। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना? और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है? यहाँ पर मैंने कर दिया है बाय द टाइम शुरू में। तो अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें एकदम ठीक ठाक हैं। बस आप जो है थोड़ा सा कोशिश करो तो शायद उत्तर आपको पता चल जाए। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है द शो स्टार्टेड, इसको आप शुरू में भी लिख सकते हैं। द शो स्टार्टेड बाय द टाइम वी रीच द सिनेमा एंड बॉट टिकट्स। समझ गए मेरी बात को? तो इसका मतलब ये क्या है? मेन क्लॉज है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर दो वर्ब है, एक है स्टार्टेड और एक है क्या? रीच्ड। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि ये बाय द टाइम से पहले भी आता है, तो आप फिर से उसी ट्रिक को तुरंत इस्तेमाल करेंगे। कौन सी ट्रिक को? इस ट्रिक को। और आप बताएंगे कि सर बाय द टाइम आया है तो उससे पहले वाला जो सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है ना? यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है हमारा द शो स्टार्टेड, ये इससे पहले आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था? हैड स्टार्टेड होना चाहिए था। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर क्या होगा? हैड स्टार्टेड होगा, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर हम इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझें तो इसको हम कैसे कर पाएंगे? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आप व्हेन से क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर बनाओगे तो थोड़ा बहुत जो जिनको समझ में आता होगा वो कर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है क्या? बाय द टाइम का कॉन्सेप्ट, कि बाय द टाइम होता क्या है, इसको हम यूज़ किस तरीके से करते हैं, ठीक है। बाय द टाइम एक क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? देखो इसका जो सिंपल सा मीनिंग है, इसका मतलब ये होता है कि बाय द टाइम का मतलब होता है कि एट द टाइम something has been done, comma, some other thing has already been done। ठीक है ना? अब इसके मीनिंग को बहुत ध्यान समझिए। एट द टाइम समथिंग हैज़ बीन डन, यानी जिस समय कुछ किया गया है। एट द टाइम का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना? तो जिस समय कुछ किया गया, ठीक है, तो कुछ दूसरी चीज उससे पहले ही हो गई। समझ गए मेरी बात को? बाय द टाइम का मतलब क्या होता है कि जिस समय कुछ किया गया उससे पहले ही कुछ और चीज हो गई, कोई दूसरी चीज घटित हो गई, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो भी एक्शन है वो इस एक्शन से क्या हो गया? पहले घटित हो गया। यहाँ पे जो भी एक्शन है वो इस एक्शन से क्या हो गया? पहले घटित हो गया।
यानी ये जो चीज़ है ये पहले हो गया और ये जो चीज़ है ये बाद में हुआ। ठीक, अब अगर इस कॉन्सेप्ट को बाय द टाइम की मीनिंग को समझ गए होंगे तो यहाँ पर आइए आ जाते हैं। बाय द टाइम वी रीच द सिनेमा, यहाँ पर इस सेंटेंस में बाय द टाइम लगा हुआ है यानी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसका मतलब हम जो है सिनेमा अभी पहुँचे नहीं और टिकट्स अभी खरीदे नहीं, उसके पहले ये चीज़ हो गई। यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है ना कि जब तक कोई चीज़ हो उसके पहले ही कुछ हो चुका है, यानी यहाँ पर ये जो एक्शन है ये हो चुका है। तो ये एक्शन हो चुका है तो उसी चीज़ से ये रेफरेंस हम ये निकालते हैं कि अगर हम सिनेमा अभी पहुँचे नहीं हैं और टिकट्स अभी ख़रीदे नहीं हैं, लेकिन ये जो चीज़ है शो स्टार्ट होने की वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है। तो ये जो है उससे पहले हो गया, उससे पहले हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हैड स्टार्टेड आएगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, बाय द टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, इसको जो है आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अभी इन्हीं पर एग्जांपल्स और लेकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे एक सेंटेंस कहूं कि फादर came back from the market by the time mother finished cooking। चलिए बताइए, शाबाश, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पढ़ी होगी आप सभी ने, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए कोशिश करिए आप सभी। फादर केम बैक फ्रॉम द मार्केट बाय द टाइम मदर फिनिश्ड कुकिंग। यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर आप ट्रिक को अप्लाई करोगे तो आप बताओगे कि सर यहाँ पर हैड कम बैक होगा। क्या होगा, हैड कम बैक, हैड कम बैक। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये गलत है और ये क्या है, सही है। ठीक है, हैड कम बैक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कॉन्सेप्ट को तो समझने की कोशिश करें तो जैसा कि भी मैंने आपको जो है बाय द टाइम की मीनिंग समझाई, बाय द टाइम का यूज़ हम जब किसी के एक्शन के साथ करते हैं तो इसका मतलब जिस समय तक वो एक्शन हुआ उससे पहले कुछ ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा एक्शन। समझ गए ना? तो यहाँ पर आ गया है बाय द टाइम। बाय द टाइम के साथ क्या आया हुआ, मदर फिनिश कुकिंग, यानी जब तक कि माँ खाना पकाना ख़त्म करती उससे पहले ये चीज़ हो गई। यानी माँ का खाना पकाना चलता रहा लेकिन पापा उसके पहले ही आ गए, राइट। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड कम बैक। ये भी पास्ट, वो भी पास्ट, और वो वाला जो पास्ट है इस पास्ट से पहले है, यानी पास्ट ऑफ पास्ट हो गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और अगर ना समझ में आए तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस भेजिए। ठीक है, उसका डिटेल में आपको क्या दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग फ़िलहाल इतना ही करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में हम अंतर कैसे करें। समझ गए ना? अभी मैंने आपको इंडिविजुअली समझाया है कि प्रेजेंट परफेक्ट होता है, फिनिश्ड एक्शन की बात करता है जो कि प्रेजेंट टाइम से कनेक्टेड हो। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में ये समझाया है कि ये भी फिनिश्ड एक्शन की बात करता है और ये लेकिन पास्ट से कनेक्टेड होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में ये बताया कि ये भी फिनिश्ड एक्शन की बात करता है लेकिन यहाँ पे कोई पास्ट का रेफरेंस आएगा और ये उस पास्ट के एक्शन से पहले ख़त्म होने की बात करता है। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है ना? लेकिन जब तक मैं आपको इन तीनों टेंसेस को एक साथ नहीं समझाऊंगा तब तक आपकी कन्फ्यूज़न बरकरार रहेगी। ठीक है ना? तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बकायदा इन तीनों ही तरह के सेंटेंसेस को लेकर, तीनों ही टेंसेस के सेंटेंसेस को लेकर
आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से किस सेंटेंस में क्या बदलाव करने होते हैं, उससे आप में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और फिर आप क्वेश्चंस को सही करने लगोगे। ठीक है ना। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय, सी यू।